चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 2 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो हम पिछली क्लास में हम लोग कर चुके थे कि चार्जेस और मास में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ तक हो चुका था। अब हमारा स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो दिस वाज द थिंग। ओके, सो लेट मी हैव सम डिफरेंट massive. Okay, it's the same. चलो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक Coulomb's law. Coulomb's law of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इट वाज गिवन बाय अगस्तिन कुलाम। ठीक है, ही वाज द फ्रेंच फिजिसिस्ट एंड नेम वाज अगस्तिन कुलाम। समझे? अब इन्होंने क्या किया था कि थोड़ा सा एनालॉजी जो थी वो इन्होंने, इट वाज जस्ट लाइक एनालॉग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहीं से थोड़ा सा इन्होंने अपना लॉ दिया था, उसका एनालॉजी समझते हुए। तो इन्होंने क्या बोला था, एंड एक चीज़ यहाँ पे आपको नोट करनी पड़ेगी दैट कि जो चार्जेस हैं वो पॉइंट साइज हैं। वट एवर द चार्जेस यू आर टेकिंग Q1 and Q2, they are point size, ठीक है। and this is the first condition. Second is they are at rest, तब ये लॉ दिया गया है, ठीक है। they are at rest and the distance between them is greater than 10 to the power minus 15 मीटर, ठीक है। इससे ज़्यादा होना चाहिए उनके बीच में। चलिए, सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट देखिए कुलाम्स लॉ का। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? Statement says that uh, the force of attraction, the force of attraction or repulsion or repulsion repulsion between 2 point charges, between two stationary stationary means rest, है ना, at rest. So two stationary point charges is number one directly proportional to to the product of magnitudes of the two charges, and second is inversely proportional proportional to the distance, to the square of distance between them, okay, between them. तो पहला जो स्टेटमेंट है उसके थ्रू हमारा क्या है, निकल के आएगा दैट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of the two charges, and it is inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। So this is equation number 1, this is equation number 2. So from 1 and 2 it can be written as that electrostatic force is proportional to Q1 Q2 divided by R square। इतना समझ में आया आपको?
अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाया गया, देन वी गेट अ कांस्टेंट रिटन एज स्मॉल k, q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, वेयर दिस k इज, where k is proportionality constant, where this k is proportionality constant, and it is given by, and this k is given by 1 over 4 pi epsilon naught. ठीक है जी, तो जो हमारा फॉर्मूला होगा that will become 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. So hope आपको ये समझ में आ गया होगा what is the formula for, what is the formula for electrostatic force of attraction or repulsion. ठीक है, proportionality constant, and this constant is also called as electrostatic force constant. It is also called as, sorry, uh, electrostatic force constant. क्लियर है ये बात? अच्छा, इसकी जो वैल्यू होगी दिस के 1 over 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, रीड इट इज रेड एज एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, एंड इट इज बेसिकली permittivity of free space, which is permittivity of free space, and its value is 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अंडरस्टूड? तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये कूलम लॉ, ठीक है, व्हाट इज दिस के, है ना, फोर्स कैसे रहता है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ अब आते हैं हमारे यूनिट ऑफ चार्जेस पे. टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ चार्जेस. नाउ द टॉपिक इज यूनिट ऑफ चार्जेस, यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट यूनिट विच विल से SI यूनिट. SI यूनिट इज कूलम, ठीक है, represented as capital C. So what is basically 1 coulomb? What is 1 coulomb? कैसे पता होगा ये 1 coulomb है? So आपने फॉर्मूला पढ़ा है that ये अभी पढ़ के आए हो आप, K Q1 Q2 divide by R square. So we can say this as so it is the charge, it is the charge of the body when they are separated by a distance of 1 meter and experiences the force of attraction or repulsion of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन. समझ में आया ये? अगर मैं इसको 1 रख देता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं R की वैल्यू कितनी ले लूँ 1, तो हमें Q की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी, it will be 1. If it is 1, this is also 1 and this is also 1, then the force between the two चार्जेस जो भी लिए हैं आपने, अगर प्लस है तो रिपल्शन होगा या नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा. तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन. ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज वो चार्ज है जब इनको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा जाए तो इन पे लगने वाला जो फोर्स हो वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन होना चाहिए. ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ वी हैव अनदर यूनिट्स ऑफ चार्ज इन द CGS सिस्टम. सेकेंड, so second is in CGS system we have two set of units, that is first is ESU, ESU, ठीक है, ESU of charge. So first is ESU and another is EMU. So electrostatic unit of charge, and the second is electromagnetic unit of charge, electromagnetic unit of charge, electromagnetic unit of charge. ये दो हैं. अब इसको हम लोग एब कूलम भी बोलते हैं. ठीक है, सॉरी,
नॉट एप कूलाम, स्टैट कूलाम। इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलाम बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ, हाँ जी, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैट कूलाम। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं एब कूलाम। ठीक है, क्लियर है? सो दीज आर द टू यूनिट्स ऑफ चार्ज इन द सीजीएस सिस्टम। अब इनका कन्वर्जन देख लो कि इसके हम लोग इसको गुलाम के में कितना होगा ये। ठीक है, सो वन गुलाम वन गुलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁻⁹ स्टैट गुलाम। रिमेंबर दिस थिंग, और वी कैन से दैट 3 × 10⁻⁹ ESU, electrostatic unit of charge, and 1 coulomb is also equal to 1/10 ab coulomb. 1/10 ab coulomb. Ab coulomb means you have a 1/10 EMU, electromagnetic unit of charge. EMU unit of charge. क्लियर है ये बात? आपको सीजीएस सिस्टम में दो हैं, ESU एंड EMU, इनका कन्वर्जन 1 कूलम के साथ कितना है देख लो, ये है। ठीक है, आपको ये होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे मिस आउट हुई है, दैट व्हाट इज दिस द वैल्यू ऑफ दिस permittivity. This is 8.85 into 10⁻⁻12 एंड इसका ही रेसिप्रोकल कर देना है, दैट इज कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो इट हैज़ द वैल्यू ऑफ 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law. Coulomb's law, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट अस ड्रॉ अ एक्सिस y, एक्सिस s। ठीक है, देखिए जरा इधर पे वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा इसका। तो सपोज दैट वी हैव अ q1 चार्ज whose position vector is whose position vector is oops whose position vector is, let's say, r1. This is r1, and there is another vector whose position vector is, ठीक है, this position vector is let's say r2। ठीक है, तो इधर पर रखा हुआ है q2 चार्ज। अब इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस एज, लेट्स से ये हो गया हमारा r वेक्टर r। ठीक है, तो एज द ट्राइंगल लॉ अगर हम यहाँ यूज करेंगे तो r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज r2, तो r वेक्टर विल बी इक्वल टू r2 माइनस r1 वेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ ये? नाउ if suppose that we have these two charges q1 and q2 and both of them are greater than 0, positive value, they are taking the positive value, it means that they will repel each other। क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर इनमें रिपल्शन हो रहा है तो ये एक वेक्टर इधर होगा, देखो जी, ये वेक्टर ऐसे, ठीक है, और इसका ये इधर एक वेक्टर इधर रिपल्शन लगेगा। तो दिस इज force on 1 due to 2 and this is force on 2 due to 1। समझ में आ रहा है? तो ये वाला जो चार्ज है q1, this will apply force on the second charge given by force on 2 due to 1। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, ये है force on 2 due to 1 एंड इन force 1 2 में क्या लिखेंगे, force on 1 due to 2 सेकेंड चार्ज। ठीक है, चलिए जी, इतना समझ में आया आपको?
Now there is one more thing we have to see, that this r vector has a unit vector r cap. क्लियर हुआ ये? अच्छा, तो यहाँ पर जो ये वेक्टर है, इसका अगर मैंने यूनिट वेक्टर निकालना है तो फिर क्या होगा, r2 माइनस r1, और इसी का हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, समझ में आया? ये आपको यूनिट वेक्टर मिल गया। ठीक है, एंड समटाइम्स पीपल राइट इट एज r21। ठीक है, दिस इज r21 वेक्टर डिवाइड बाय r21। अंडरस्टूड? क्लियर है ये बात? या फिर सिंपली इसको भी रहने देते हैं कि हमारे इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा और ये कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ अब आता है हमारा कि वेक्टर फॉर्म लिखोगे कैसे। ठीक है ना? सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज रिटन एज k q1 oops k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर r कैप। ठीक है, व्हाट इज दिस आर स्क्वायर? बेसिकली आर स्क्वायर है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर और उसका स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1 उसका स्क्वायर। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस आर कैप? दिस इज r2 माइनस r1 डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ r2 माइनस r1। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, देन यू विल गेट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय this will be r2 minus r1 square multiply this by this r2 minus r1 bracket divide by r2 minus r1। क्लियर है यहाँ तक? तो f21 can be written as k q1 q2 divide by r2 minus r1 होल क्यूब डिवाइड ऊपर जाएगा r2 माइनस r1, ये रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये? सो दिस इज बेसिकली, नीचे देखो अभी क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है? क्यूब बन रहा है। समझ में आया ये आपको? ठीक है, सो दिस इज द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और अगर इसी चीज को मैं F21 के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा? तो F 2 इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर r कैप, बट नेगेटिव डायरेक्शन। यू सी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आर कैप लिखा मैंने फॉर दिस कैप, दिस फोर्स। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखो, which can be written as k q1 q2 डिवाइड बाय दिस इज द सेम थिंग r2 माइनस r1, और इसका स्क्वायर करेंगे, बट यहाँ पर हो जाएगा r1 माइनस r2 डिवाइड बाय दिस r2 माइनस r1। ठीक है, यहाँ पर देखो, यह है ना, जब नेगेटिव करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो r1 माइनस r2 हो जाएगा। तो इस चीज को हम एक यहाँ पर चीज समझते हैं, दैट मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो फिर हम यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं। r1 माइनस r2 करो तो जो डिफरेंस आएगा, और r2 माइनस r1 करो तो भी जो डिफरेंस आएगा, उसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो r जो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है, वो k q1 q2 डिवाइड बाय r2, सॉरी, हम इसको लिख सकते हैं r1 माइनस r2, और यहाँ पर देखो पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है, तो दोनों ऐड कर दोगे 3 हो जाएगा, एंड r1 माइनस r2। तो तुम देखोगे, ज़रा ध्यान से देख के बताओ, ज़रा ध्यान से देख के बताओ कि अंतर क्या है? अंतर क्या है? देखो, कुछ नहीं है, बस ये सब्सक्रिप्ट क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्ट जो है ना 2 और 1 वही बस चेंज हो गए हैं, और दोनों वैल्यूज, मतलब मैग्नीट्यूड देखा जाएगा तो दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन लेट्स से वी आर कॉलिंग दिस इक्वेशन 2। ठीक है, दिस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो
तो F12 इज नेगेटिव ऑफ F21, तो इसका मतलब है कि ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। न्यूटन्स इट ओबे द न्यूटन थर्ड लॉ। क्लियर हुआ यहाँ तक? एंड यू सी दैट दीज टू फोर्सेस आर जस्ट इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो भी चार्जेस रखे होते हैं हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, एंड वी हैव अ डिस्टेंस लेट्स से आर बिटवीन देम, ठीक है, आर बिटवीन देम। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन होगा इनका, इसी लाइन के अलॉन्ग होगा, जो ये लाइन इनके बीच में। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ दीज टू चार्जेस, द फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन विल एक्ट अलॉन्ग दिस लाइन ओनली। द फोर्स ऑन 2 due to 1 and force on 1 due to 2 will act along this line. ठीक है, this is also in the statement of Coulomb's law that the force of attraction or repulsion will be acting along the forces of attraction or repulsion will act along the direction of act along the line joining the center of the two point charges. क्लियर हुआ ये? बोलो हाँ या ना? ये तो समझ में आया? सो दिस इज वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म। और अगर इसको और सिंप्लीफाइड लिखना है तो ये लिख लो k q1 q2 डिवाइड बाई r क्यूब r वेक्टर। ठीक है, ये हो जाता है। r वेक्टर लगाना तो r क्यूब हो जाएगा, अदरवाइज अगर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ कैप रहेगा। वेरी सिंपल। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। व्हाट आर द लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस मतलब क्या है कि कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी यूज़ कर लोगे, है ना। तो देयर आर सम लिमिटेशंस। द वेरी फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग इज द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। कि दोनों चार्जेस जो थे, जब आप ये कूलम्ब लॉ यूज़ करने वाले हो तो वो चार्जेस रेस्ट पे हैं। जब उनकी स्टडी कर रहे हो, जब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो दोनों रेस्ट पर रहेंगे। ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग, द टू चार्जेस इज पॉइंट साइज। द टू चार्जेस आर पॉइंट साइज। द टू चार्जेस आर पॉइंट साइज। ये पॉइंट साइज होंगे। ठीक है, तब आपको ये यूज करना है। ठीक है, एंड द थर्ड वन, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन देम मस्ट बी ग्रेटर देन 10 to the power minus 15। ठीक है, बिकॉज and the distance between them r must be greater than 10 to the power minus 15, because if r is less than 10 to the power minus 15 meter, then this is the distance, or we can say it is the distance of comparable to the radius of न्यूक्लियस। अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो फिर ये दोनों चार्जेस कहाँ पे हो गए? आर इज इफ इट इज लेस देन 10 to the power minus 15, विच मीन्स दैट कि ये दोनों Q1 एंड Q2, ये दोनों चार्जेस, ठीक है, ये दोनों चार्जेस अब न्यूक्लियस के अंदर है। और जब ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे देन द फोर्स विच इज दोनों पॉजिटिव होंगे, तो फिर यहाँ पर एक न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो डोमिनेट करेगा ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े हैं, 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, दैट आर न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वीक फोर्सेस, है ना। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर पे आप उस डिस्टेंस की बात कर रहे हो जो कि न्यूक्लियस के साइज से भी, न्यूक्लियर के साइज के कंपेरेबल है, तो फिर वो वहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फिर उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। तो फिर ये कूलम्ब लॉ वहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात ये? क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि दोनों प्रोटॉन पॉजिटिव होने के बाद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। कहोगे कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक
रिपल्शन होना चाहिए, बट वहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ, थ्री लिमिटेशंस ऑफ न्यूक्लियर, सॉरी, गुलाम्स लॉ. ठीक है जी. अब आता है हमारा टॉपिक एक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, represented as capital K, or we can say relative permeability. Here we will discuss the topic relative, sorry, not permeability, that permittivity, relative permittivity. ठीक है. तो अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं वैक्यूम में, वैक्यूम डबल यू है, ठीक है, तो उधर पे लगने वाला जो दो पॉइंट चार्ज हमने लिए थे Q1 एंड Q2, और दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R. तो इनके जो बीच में जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. ठीक है. एंड विच कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर. इसको डाल देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1. अब यही सेम सेटअप आप किसी मीडियम में लेके जाओ तो वहां पर फोर्स डिफरेंट लगने लगा. ठीक है. तो वहां पर फोर्स आपको डिफरेंट लगेगा, और ये फिर वहां पर जो फोर्स होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना होके फिर वो क्या हो जाएगा? मीडियम. ठीक है. तो वहां पर परमिटिविटी जो होगी वो मीडियम की देखेंगे. ठीक है. अब Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो चेंज नहीं हुआ ना, डिस्टेंस चेंज किया ना हमने, पॉइंट चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज किया. तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, ठीक है, एफ नॉट टू द एफ एम, which will be written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square whole divided by 1/4 pi epsilon m Q1 Q2 divided by R square. अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा फैक्टर इससे कट जाएगा, ये फैक्टर दोनों कटेंगे एक दूसरे से. अब 1/4 पाई भी कटेगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन m डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट. क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है. तो जो फोर्स लगेगा वैक्यूम में और जो फोर्स लगेगा मीडियम में, विच विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी, रिलेटिव परमिटिविटी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है. एफ नॉट बाई एफ एम इज इक्वल टू permittivity of medium to the permittivity of free space, which is equal to ER, which is equal to K. अब सर आपने ये तो बता दिया कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, बट एक्चुअली व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी क्या है? ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं. व्हाट इज द परमिटिविटी? परमिटिविटी. ठीक है. अब ये है क्या? ये एक मीडियम की वो प्रॉपर्टी है which determines the electric force between the two charges which by which they attract or repel. ये बेसिकली क्या है? सपोज दैट जैसे आपने वाटर लिया है, टैंक लिया, उसके अंदर वाटर भर दिया है, और वही चार्ज जो आपने लिए थे Q1 और Q2, अब यहाँ पर जो फोर्स होगा वो चेंज हो जाएगा. तो किसकी वजह से हुआ? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में लग रही है उसको चेंज कर रही है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, और वी कैन से वो यहाँ पर मीडियम क्या है? वाटर. सो वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी चेंज कर रहा है, वो प्रॉपर्टी बोली जाती है परमिटिविटी. ठीक है. अब एयर में है तो अलग रहता है, वैक्यूम में है तो अलग फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में. अगर वही हमने वाटर के अंदर डाल दिया तो अलग लग रहा होगा. एंड इट इज अबाउट कि अगर हमने एफ नॉट निकाला है, देयर इज सम वैल्यू इन द वैक्यूम, और जब उसको हमने वाटर में डालोगे तो उसको 1/80 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/80th टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा फोर्स. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड परमिटिविटी. तो डेफिनेशन अगर आप चाहते हो तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, दैट इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, it is the property which determines the, which determines the
electric force electric force electric force between the two charges between the two charges between the two charges in situated in the medium. It is the property of the medium, if of the medium, which determines the electric force between the two charges situated in the medium जो भी मीडियम था उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा उसको बताती है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ जो मैंने बताया ना कि आपको के व्हाट इज दिस के ई आर मतलब एप्सिलॉन आर विच इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड it is given by permittivity of medium to the permittivity of free space, and this value of capital K is different for different medium. For example, if for vacuum it is K is equal to 1, and for air it is 1.0003 for air, and K for the water is 80. Sorry, it is not 3 यार, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला याद आ जाता है बार बार। तो दिस इज 0.054 एंड 80 फॉर द वाटर। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इस सेक्शन पे, तो हम उसके न्यूमेरिकल्स लाइव सेशन में करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड अनदर लाइव सेशन। तो हम मिलते हैं अब अगले लाइव सेशन में। होप ये पूरा लेक्शन, ये जो पूरा सेक्शन था वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें पढ़ा है गुलाम लॉ के बाद हमने पढ़ा कि उसको वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, और हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड व्हाट इज़ परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, एंड किस तरीके से चेंज होता है। तो अब हम करेंगे इस पर कुछ प्रॉब्लम्स, और जो PYQs होंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारे बोर्ड्स में भी आई हुई हैं, कुछ जेईई मेंस की भी प्रॉब्लम्स उठाऊंगा मैं। धीरे धीरे कवर अप करते रहेंगे, पूरे साल भर का ये हमारा है सीरीज़। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।